ट्यूबुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी का क्या मतलब है? जो नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल है उसके अंदर जो ऑस्मोलैरिटी है ये वो शो कर रही है। ठीक है, जब हम शुरू करेंगे तो ऑस्मोलैरिटी कम होगी, फिर जब हम लूप ऑफ हेनले में जाएंगे तो उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी, फिर जब असेंडिंग लिम्ब में आएंगे तो ऑस्मोलैरिटी दोबारा कम होनी शुरू होगी, और एंड सो ऑन। ये उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, स्टार्टिंग विद द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, देन द लूप ऑफ हेनले, देन द डिस्टल ट्यूब्यूल, देन द कलेक्टिंग डक्ट, देन द मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट। हमें ये पहले से पता है। और ये जो परसेंटेजेस लिखी हुई हैं ये है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना था उसमें से जितने परसेंट फ्लूइड उस ट्यूब्यूल के अंदर रह गया, बच गया। समझ आ गई है? अब ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल है, यहां से यहां तक इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल। यहां पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल खत्म हो गया और हमने 35 लिखा हुआ है। 35 क्यों लिखा हुआ है? हमें पता है कि 65 to 70, 60 to 65% of the fluid is reabsorbed in the proximal convoluted tubule। तो यहां पे जब ये 100% आया, यहां पे रीएब्जॉर्प्शन होनी स्टार्ट हो गई, और जब तक वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल के एंड पे पहुंचा था तो 65% के करीब उसमें से रीएब्जॉर्ब 65% रीएब्जॉर्ब हो चुका है। जब 65% रीएब्जॉर्ब हो चुका है तो बाकी कितना बच गया? 35। अब हमारा लूप ऑफ हेनले स्टार्ट हो गया। अब इसको अगर हम दरमियान में से यूं काट दें तो लूप ऑफ हेनले के दो लिम्ब हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग, और ये ऑस्मोलैरिटी है। जो हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल था उसमें हमने बात की थी, उसमें बल्क रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, फ्लूइड भी रीएब्जॉर्ब हो रहा है और सॉल्ट्स भी रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं, सोडियम भी रीएब्जॉर्ब हो रहा है। तो जब वाटर भी रीएब्जॉर्ब हो रहा है, सोडियम भी रीएब्जॉर्ब हो रहा है, तो दैट विल बी एन आइसोऑस्मोटिक रीएब्जॉर्प्शन। उसकी ऑस्मोलैरिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर ना? समझ आ गई बात? लेकिन जब हम लूप ऑफ हेनले में आते हैं तो उसकी ऑस्मोलैरिटी चेंज होना शुरू होती है। जैसे जैसे हम डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे जाते हैं वैसे वैसे उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है। ये अगर आप देखो तो उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर रही है। दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल था, तो यहाँ पे आइसोऑस्मोटिक रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। वाई आइसोऑस्मोटिक? क्यों? फ्लूइड भी रीएब्जॉर्ब हो रहा है और सोडियम भी रीएब्जॉर्ब हो रहा है। लूप ऑफ हेनले में जब हम पहुंचे तो डिसेंडिंग लिम्ब में उसकी ऑस्मोलैरिटी ने इंक्रीज करना है। यहां पे आप देखो तो अब इसकी ऑस्मोलैरिटी 1200 के करीब हो गई और 10% के करीब फ्लूइड दोबारा रीअब्सॉर्ब यहां पे हो चुका है। अब अंदर फ्लूइड बच गया 25%। अब यहां पे हम पहुंच गए लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब में। ठीक है, अब जब असेंडिंग लिम्ब में जाते हैं तो ऑस्मोलैरिटी उसकी फ्लूइड की दोबारा, तो ये उसकी ऑस्मोलैरिटी आप देखें दोबारा कम हो रही है, 150-200 के करीब आ जाती है, जो कि यहां पे आ गई। अब यहां पे शुरू हो गया हमारा कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट। ये जो पॉइंट है यहां पे अब आप देखोगे दो लाइनें हैं, एक ये ऊपर की तरफ ये जा रही है और एक नीचे जा रही है। अब ये यहां से आके ये ऊपर की तरफ चली जाएगी, यहाँ के मतलब कि उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर जाएगी, या नीचे की तरफ चली जाएगी। दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एडीएच। अगर तो एडीएच मौजूद है, देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ एडीएच, तो रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी और उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, 1200 के करीब हो जाएगी। और जो हमारा यूरिन बनेगा एंड प्रोडक्ट में उसकी ऑस्मोलैरिटी 1200 के करीब होगी और फ्लूइड तकरीबन 1% या 1% से भी कम रह जाएगा, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन विल बी प्रोड्यूस्ड। तो एडीएच की मौजूदगी में ये ग्राफ है। अगर एडीएच नहीं होगा इस अगर एडीएच मौजूद नहीं है तो फिर हमारे जो ग्राफ की लाइन है वो ये बनेगी, जो मैं ब्लू कलर में बना रहा हूं। कंसेंट्रेशन जो उसकी ऑस्मोलैरिटी है वो कम रहेगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 20% वॉल्यूम रिमेन कर जाएगा उसके अंदर, यानी कि 20 गुना ज्यादा यूरिन बनेगा, डाइल्यूट यूरिन बनेगा, क्वांटिटी उसकी ज्यादा होगी लेकिन ऑस्मोलैरिटी कम होगी, डाइल्यूट यूरिन बन रहा है। ठीक है, ये डाइल्यूट यूरिन बन रहा है और ये कंसंट्रेटेड यूरिन बन रहा है। दिस इज वाटर रिस्ट्रिक्शन, वाटर रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, कंसंट्रेटेड यूरिन बन रहा है। एंड दिस इज हाई वाटर इनटेक, बंदे ने पानी बहुत ज्यादा पिया हुआ है, पानी को बाहर निकालने की जरूरत है, एडीएच रिलीज नहीं हुआ,
प्लाज्मा में ब्लड में एडीएच के लेवल्स नहीं है, इसलिए कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट और मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब वाटर की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी, इसका मतलब है कि ट्यूब्यूल के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा रह जाएगी। वाटर की क्वांटिटी ज्यादा रह जाएगी का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ यूरिन विल इंक्रीज, डाइल्यूट यूरिन बनेगा। डाइल्यूट यूरिन का मतलब है कि वॉल्यूम ज्यादा होगा लेकिन उसकी ऑस्मोलैरिटी कम होगी। क्लियर?